नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर पर कब थमेगी रार। तो एसआईआर का दबाव को लेकर प्रदेश के कई जिलों में लेखपालों में आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। हाथरस से लेकर फतेहपुर तक कहीं कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग तेज है तो कहीं ड्यूटी के दबाव के बीच हुई मौतों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्नाव में लेखपालों का धरना, एसआईआर की तिथि बढ़ाने की गुहार, श्रावस्ती में संदिग्ध हालत में लेखपालों की मौत को लेकर नाराजगी, अमरोहा में तहसील में एक दिवसीय हड़ताल, छुट्टी न मिलने और बढ़ते बोझ पर आवाज बुलंद। इधर विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि कामकाज नियमों के अनुसार चल रहा है। तो आज की बहस का असली मुद्दा यही कि क्या एसआईआर का दबाव वाकई में हद से ज्यादा बढ़ रहा है। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर पर कौन कर रहा है नैरेटिव सेट। उन्नाव से तस्वीर, अमरोहा से, श्रावस्ती से और हाथरस से। कर्मचारियों की आवाज जो है, कर्मचारियों की सुनवाई कब होगी और आखिर इस विवाद की आग किस दिशा में लेकर जाएगी व्यवस्था को। बहुत से सवाल हैं और जवाबों का इंतजार पूरे प्रदेश को है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को इन चार तस्वीरों के साथ। आज की बड़ी बहस एसआईआर पर कि कब थमेगी रार। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसआईआर पर कौन नैरेटिव सेट कर रहा है। उन्नाव में लेखपालों का धरना, अमरोहा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्रावस्ती से तस्वीर, हाथरस से तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है या वास्तव में जमीन पर समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको समझने की जरूरत है। इस दौरान लेखपालों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी हम आपको सुना देते हैं। ये प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हुआ है। जनपद फतेहपुर में एक 2024 बैच के लेखपाल साथी हैं सुधीर कुमार जी। उनको पिछले दिनों उनकी शादी थी, लेकिन वो एसआईआर के काम में लगे थे और ऐसा बताया गया है उनके परिजनों द्वारा कि उनको छुट्टी नहीं मिली और समय उनके जो कानूनगो थे वो शायद घर पर गए, कुछ उनको धमकी उनकी दी। ये उनके परिजनों का आरोप है, जिससे वो कुंठित होकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। उसी उत्पीड़न और प्रशासकीय रवैये के विरोध में ये प्रदेश स्तर का, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। क्या मांगे क्या हैं आपकी? मांगे जो मुख्य मांगे हैं कि जो कानूनी कार्रवाई हो वो निष्पक्ष जांच होकर दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और उनके मृतक आश्रित को नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए का जो आर्थिक सहायता वो उनके परिजनों को मुहैया कराई जाए। अभी कब तक लगातार धरना? और इसमें एक मांग ये भी है कि एसआईआर की तिथि बढ़ाई जाए। अभी कब तक ये धरना? प्रदेश के आह्वान पर आज एक दिवसीय। अगर भविष्य में इस पर कुछ नहीं होगा तो प्रदेश के नेतृत्व पर जो भी निर्देश होंगे आगे कार्य योजना बनाई जाएगी। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारे एक लेखपाल साथी फतेहपुर जिले के, उनके द्वारा काम के प्रेशर में, मुख्यतः एसआईआर के काम के प्रेशर में उन्होंने आत्महत्या की। इस संदर्भ में मतलब ये धरना प्रदर्शन जमुना तहसील में जिला तहसील की तरफ से सबसे आह्वान है और अधिकारियों से भी है कि कृपया करके एसआईआर के काम में मतलब इतना परिश्रम न किया जाए, क्योंकि काम हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन काम के प्रेशर में ऐसा कोई भी कदम उठाए, कोई भी लेखपाल या कोई भी कर्मचारी जो है सही नहीं है, इसलिए ये धरना प्रदर्शन। और अब हम एक्स पर वो पोस्ट भी दिखा देते हैं जिसमें आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पोस्ट कर अपनी बात रखी। एसआईआर के नाम पर बीएलओ
पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ये बात कही। राहुल गांधी ने एसआईआर को जानलेवा तक करार दिया है। सपा मुखिया ने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधा है। बीएलओ पर मानसिक दबाव की बात उन्होंने कही है और इसका सीधा कारण जो उन्होंने एसआईआर को बताया है। और पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर एसआईआर को जानलेवा बताया है कि एसआईआर जानलेवा है। इस दौरान हमने 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें 4 जिलों में लेखपालों का प्रदर्शन देखने को मिला। उन्नाव, अमरोहा, श्रावस्ती, हाथरस। तो ये जमीनी हकीकत है या नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन जमीनी हकीकत जो है अपनी जगह है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और फसाना क्या है। हमारे साथ केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रोफेसर एचडी भारती सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जल्दी जुड़ने वाले हैं। साथ ही राकेश कुमार बुंदेला अध्यक्ष लेखपाल संघ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस विशेष चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले राकेश बुंदेला जी का रुख करेंगे। राकेश कुमार बुंदेला जी अध्यक्ष है लेखपाल संघ के। राकेश कुमार जी, क्या लगता है एसआईआर की प्रक्रिया न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के 12 राज्यों में चल रही है? उत्तर प्रदेश में ही ये समस्या है या अन्य राज्यों में भी ये समस्या है? और ये समस्या जो है क्योंकि सिर्फ लेखपाल ही एसआईआर की प्रक्रिया में नहीं लगे हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियां, शिक्षक, तमाम अन्य विभागों के लोग लगे हुए हैं। समस्या उनके साथ भी है या लेखपालों के साथ ही है? बुंदेला जी। ये समस्याएं तो सर, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आपने डिबेट में मौका दिया बोलने का। सर, समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस कार्य को क्रमबद्ध तरीके से ना लेकर इस कार्य को दबाव बनाकर एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कराना, जैसे कर्मचारियों की समस्याओं का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर किसी की शादी है, किसी घर में किसी को कोई छुट्टियां नहीं दी जा रही, छुट्टी दे दी भी गई तो उसको निरस्त किया जा रहा है। तो जो घटना ये फतेहपुर की हुई बहुत दुखद घटना है। इस पे हमारा पूरा राजस्व जो लेखपाल संघ है, राजस्व लेखपाल है, दहशत में है। इस पे जो कार्रवाई की गई है उससे, उस कार्रवाई से वो दहशत में आकर उस लेखपाल ने दूर किया गया प्रशासन द्वारा। इस पर प्रशासन ने जो एफआईआर में उप जिलाधिकारी महोदय को हटा दिया। परिवार से जबरदस्ती तहरीर लेने में उनका नाम परिवार को दबाव देकर उससे हटवा दिया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और एक सबक हो। उप जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए। और एसआईआर का जो समय है। राकेश कुमार बुंदेला जी, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एसआईआर हुआ है। लेकिन आपके सवाल जो है वो मौजूद सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी आना चाहिए। लेकिन एसआईआर जानलेवा, एसआईआर की वजह से मौत हो रही है, ये कहना क्या एक कदम आगे बढ़कर ये बात बोली जा रही है? कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्योंकि ये एक बड़ी प्रक्रिया है देश के लिए। मतदाता शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है और ये तो सवाल हो सकता है कि समय कम है, समय बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके के काम होते हैं देश हित में, अगर इसको आज मानते हैं तो काम का बोझ तो निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इस काम के बोझ की वजह से ही ये घटनाएं सामने आ रही हैं? ये बोझ की वजह से ही आई है। कारण क्या हुआ, उस लेखपाल के घर में उप जिलाधिकारी महोदय ने पहले संदेशक राजस्व निरीक्षक के माध्यम से भेजा कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी बात, फिर कह दिया गया अभी आपको सस्पेंड किया गया, अभी आपको बर्खास्त भी किया जाएगा। क्योंकि वो 2024 का एक नया लेखपाल है, उसको कुछ भी नहीं पता। उसने अपनी आर्थिक स्थिति को देखा। वो एक अपने घर के दुकान के सामने पानी बेचता था लड़का, वो पानी बेचता था और रात दिन पढ़ाई करके, उसके पिताजी भी नहीं है, पढ़ाई करके उसने नौकरी हासिल की। इस दबाव के कारण
कि समाज में मेरा क्या होगा। 26 नवंबर को मेरी शादी है और शादी में लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। आर्थिक स्थिति और सारे सामाजिक बंधनों को और सब कुछ देखते हुए इस दबाव को कि मेरी नौकरी तो चली गई, अब मैं क्या करूंगा। इसी उसमें अधिकारियों के दबाव में उसको मजबूरन आत्महत्या करना पड़ा। ये वास्तव में अधिकारियों की ये कार्यशैली, अधिकारियों की संवेदनहीनता, ये बिल्कुल पराकाष्ठा में इस समय चल रही है। हर जगह की बात है ये। ठीक है, ठीक है। राकेश जी आप जुड़े रहे हमारे साथ केसी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, रार जो है ये एसआईआर को लेकर जो छिड़ी हुई है, कब तक ये थमेगी? केसी जैन साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जानलेवा एसआईआर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये काम के बोझ से ये घटनाएं हो रही हैं। आपको क्या लगता है इस एसआईआर की प्रक्रिया में? पहले शुरुआती दौर से ही राजनीति जिस तरीके से चल रही थी, अभी भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ लेखपाल की आत्महत्या के मामले के बाद कुछ जनपदों में लेखपाल धरने पर हैं। हालांकि लेखपाल ही इस प्रक्रिया में शामिल नहीं, तमाम अन्य विभागों के कर्मचारी भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। वो दिन रात एक करके इस प्रक्रिया को सफल बनाने और इसको पूर्ण करने में लगे हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोज जी, पहली बात तो यह है कि जिस तरीके की बातें हो रही, अभी आज भी और कल भी मैं कई सारे चैनलों की डिबेट पे रहा जी, और यही एसआईआर का मुद्दा बिल्कुल छाया। अब जिन पार्टियों को सीए से दिक्कत होती है, उसमें तो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, किसी को नहीं लगाया गया था सीए के लिए, तो उसमें भी लोगों को उकसाया। तमाम सारे हजरत, लखनऊ के हजरत जो कैमरामैन थे उनके कैमरे तोड़े गए, पत्रकारों के, और किस तरीके से वहां पे आगजनी की गई, गाड़ियां फूकी गई, ये सब इन सब चीजों के चश्मदीद गवाह है। और उसके बाद में देखिए धारा 370 हटी, उसमें भी वाला हुआ। आपको याद होगा कि शाहीन बाग में किस तरीके से धरना दिया गया सीए को लेकर के, तो उसमें तो किसी को देश से बाहर नहीं भेजा जा रहा था। वो तो जिन लोगों को लगता है कि बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं उनको नागरिकता देने का काम था। अब क्या है, अब इसके उलट हो रहा है। इसके उलट ये हो रहा है कि एसआईआर के माध्यम से उद्देश्य यही है कि अगर कहीं पे जो वोटर लिस्ट है उसका गहन संशोधन हो रहा है, लेकिन उसके डर से लोग स्वतः भाग रहे हैं, जो घुसपैठिए स्वतः भाग रहे हैं, इस पे भी आपत्ति हो रही है। और जो लोग कह रहे हैं, अभी एक डिबेट में डाटा पेश कर रहे थे, एक जैसे बुंदेला जी ऐसे ही एक साथी थे उस कार्यक्रम में, तो बता रहे थे कि भाई सिर्फ वेस्ट बंगाल में 25 लोग मर गए और पूरे देश भर में 25 लोग मर गए, यानी सिर्फ वेस्ट बंगाल में 25 और देश भर में 25। और वेस्ट बंगाल में ममता जी ने कह क्या रखा है कि अरे भाई ये जितने भी बीएलओ कर्मी आ रहे हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, कुछ भी हो, इनको पकड़ के बंद करके डाल दो। तो ये कौन सा न्याय हो रहा है भाई लेखपालों के साथ, तो जो है लेखपाल के साथ और शिक्षा मित्रों के साथ, या बीएलओ जो भी बीएलओ कार्यक्रम में लगे हुए हैं, ये कौन सा न्याय है? लेकिन फिर भी ना तो उस पर अखिलेश यादव जी कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना तो ममता जी के इस बयान पर, केसी जैन जी, ना तो राहुल गांधी जी कोई टिप्पणी कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। केसी जैन जी, बीएलओ का कहना है, जो इस सेवा में लगे लोग हैं, वो उनका कहना है कि उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही, वो इतना तनाव में है। अधिकारी जो है वो लगातार इतना दबाव बना रहे हैं जिससे वो मानसिक रूप से वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मनोज जी देखिए, कुछ समस्याएं हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ में आदमी की समस्याएं, वो अलग बात, अलग विषय। लेकिन ये कह देना कि उससे प्रताड़ना हो रही है और बहुत प्रेशर में, अरे कोरोना का, मैं आधी लाइन का मेरा सवाल और इसी में शामिल कर देता हूं। अगर क्या लगता है आपको कि समय, क्योंकि लगातार लोगों का कहना भी है, मांग भी है कि कहीं ना कहीं समय काफी कम है, अगर बहुत सारी अगर समस्याएं, तो समय बढ़ा देने में क्या दिक्कत है, या समय बढ़ नहीं सकता है? ये लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि भाई थोड़ा समय इतना कम है कि लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। देखिए मनोज जी, विरोध करने के, विपक्ष के बहुत सारे तरीके जी, और यही कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। रही बात समय की, हर एक चीज की एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। स्कूल में एग्जाम होते हैं, एग्जाम की भी समय सीमा निर्धारित होती है। इस मंथ में एग्जाम होंगे, बच्चे आरोप लगाते हैं, मैं विश्वविद्यालय से निकला हूँ, छात्र राजनीति हमने की, हम लोग भी आंदोलन करते थे कि भाई पेपर आप कैसे एग्जाम करा दे रहे हैं, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं है,
क्या होता था, 10 दिन 15 दिन का टाइम बढ़ जाता था। लेकिन पहले से डिसीजन लेना सारी चीजों को, ऐसे तो नहीं होता है। तो तमाम सारी चीजों की डेट निकलती है, डेट आवश्यकता पड़ने पे बढ़ती भी है, लेकिन ये सुविधा की बजाय उसको संकट के रूप में ले लेना, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर्स ने किस तरीके से कोरोना काल में काम किया, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था क्या? क्या वो छोड़ के भाग जाते हैं पेशेंट्स को? क्या उनके सामने कैजुअलिटीज हो रही थी? कई डॉक्टर्स की कैजुअलिटीज हो गई काम करते करते, वो भाग गए क्या? कि कोरोना तो भाई संक्रमण की बीमारी थी, और संक्रमण किसी को भी हो सकता था, और वायु के द्वारा संक्रमण हो रहा था। इतने पेशेंट के बीच में वो काम कर रहे थे, कितने धैर्य से काम कर रहे थे, 24-24 घंटे डॉक्टर्स काम कर रहे थे। तो क्या भाग जाना उससे क्या? क्या इनको कितने घंटे काम करना है? इनकी तो बहुत सुविधाजनक तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कारगिल हुआ, युद्ध कोई हमेशा तो होता नहीं रहता है। तो जो सैनिक थे, कारगिल हुआ, भाग ले वहां से कि भाई अब तो वहां गोली चलने लगी, अब भाग लो यहां से, हम बहुत प्रेशर में, हम सुसाइड कर लेंगे या गोली खा के मर जाएंगे, भाग लो। तो देखिए बहुत सारे काम है, पुलिस भी काम करती है, 4-4, 5-5 दिन की डेड बॉडीज मिलती है, कमरा बंद करके कोई सुसाइड करता है, पहुंचते हैं इतनी बदबू, पूरे दुर्गंध पूरे मोहल्ले में होती है, तब पता चलता है उस दरवाजे को तोड़ो, उस घर को तोड़ो, और पुलिस जाती है, डेड बॉडी भी कलेक्ट करती है, विश्रा भी कलेक्ट करती है, तरीके से काम करती है। तो ये कह दे रहा कि भाई प्रेशर में है। देखिए हमारी शिक्षा प्रणाली ये सिखाती है कि प्रेशर में आपको कैसे काम करना। हम लोग जो हर वर्ष एग्जाम देते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि प्रेशर में काम करने की भी गुणवत्ता होनी चाहिए। और यहाँ तो कोई प्रेशर ही नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं, उसी में आपको 5 घंटे काम करना, और फिर काहे का प्रेशर? काहे का प्रेशर मनोज जी? करीब 1500 लोगों का SIR एक BLO को करना है, और 1500 लोगों में अगर उनको एक परिवार में 5 आदमी रख लीजिए, तो कितने लोग बचते हैं एक घर में? 300 परिवार। 300 परिवार का ये डाटा आता है, और इन 300 परिवार में से अगर आप 30 दिन का टाइम है, मतलब एक दिन में 10 परिवारों का आपको SIR फॉर्म भरना है। कहा है कि कितनी टेंशन है भाई। और फिर आप काम कर रहे हैं ना, आप जितना काम कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, हो सकता है आगे को डेट भी बढ़े, टाइम भी बढ़े, लेकिन ये कहते हैं इतना प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है। अरे भैया यहाँ तो कुकर प्रेशर भी फेल हो जा रहा है इनके प्रेशर के चक्कर में। ठीक है, तो मतलब ये अनावश्यक केवल और केवल। जैन साहब आपकी बात आ गई, जैन साहब आपकी बात आ गई। प्रोफेसर HD भारती सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भारती आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर भारती, नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? अगर सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि कामकाज नियमों के अनुसार चल रहा है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इस तरीके के काम ये राष्ट्र आहुति है, और जैसा कि तमाम लोगों के द्वारा सरकार का कहना है कि राष्ट्र आहुति है, इस तरीके के काम राष्ट्र हित में काम हो रहे हैं, तो ठीक है, काम का लोड जरूर है, लेकिन कोई इतना लोड नहीं है कि इसके लिए इतना ज्यादा शोर शराबा किया जाए। तो नैरेटिव कौन सेट कर रहा है डॉक्टर साहब? धन्यवाद मानस जी। देखिए कुछ भी कहिए, काम का लोड तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आहुति देने की बात, तो वो खुद अपनी आहुति दे दें। उन्हें जो है ये जमीन पे उतर के ये जानना होगा कि हकीकत क्या है, BLO के साथ क्या हो रहा है। आपने देखा कि फतेहपुर में जिस लेखपाल ने आत्महत्या किया, उस पर जो आत्महत्या के जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको लीपापोती किया जा रहा है, उनके घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये प्रशासन का इतना ज्यादा प्रेशर है। मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में देश भर के 12 राज्यों में मिलाकर के कुल 25 BLO अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी 2 BLO हो गए, एक देवरिया रुद्रपुर से और एक आपका फतेहपुर से। मैं अभी 1 घंटे पहले की बात बताऊं कि चूंकि हम लोग जो है BLA भी नियुक्त किए हैं, या SIR प्रहरी नियुक्त किया गया है, राजनीतिक दलों ने BLA भी नियुक्त किए हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं जी। तो जनता के बीच में जा रहे हैं, हमें पता है। अभी BLO से एक बात हुई कि अधिकारी फोन करके धमका रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि हम लोग मुश्किल से 3 घंटे नहीं सो पा रहे हैं, रात भर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, 1 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं। जितने भी BLO प्राथमिक विद्यालयों के लगाए गए हैं, स्कूल की पढ़ाई चौपट है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक चीज तो ये हो गया। दूसरा कि अभी तक 3 सप्ताह बीत गए और मुश्किल से 60% डेटा अभी ऑनलाइन फीड हुए हैं।
बीएलओ घर घर जा रहे हैं, बीएलओ घर जा करके फार्म दे दिए और फिर कलेक्ट करने जा रहे हैं, उनको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। और ऊपर से दबाव भी है कि आप जो है इसे ऑनलाइन करिए, सारा काम छोड़ के ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारी कई लोगों से बात हुई, कह रहे हैं कि हमारी गर्दन दर्द हो रही है, हमारा सर तिरनी से दर्द हो रहा है, रात भर का सो नहीं पाए हैं। और प्रोफेसर स्थानीय भारती, जिला प्रशासन प्रोफेसर का, भारती, एसडीएम का, लेकिन तहसीलदार अभी का, अभी चाहे जो प्रोफेसर लोग भी हैं, भारती, सबका फोन आ रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रोफेसर भारती, मेरा कहना है कि अभी की जो ये प्रक्रिया चल रही है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहे हैं। अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है, 2003 की लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं वो व्यक्ति अभी मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो वो कहां मौजूद हैं, इसकी सिर्फ प्रक्रिया चल रही। पेपर दिखाना, नाम जोड़ना, नाम कटना, है तो बाद की प्रक्रिया है। नहीं नहीं, देखिए इसमें मैं करेक्शन कर रहा हूँ जी। डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि जो बहुएं आई हैं दूसरे जगह से शादी होकर के, जिनके घर आई हैं जी, उनके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि उनके माता या पिता का 2003 के एसआईआर के सूची में जो डिटेल है, उस डिटेल में मैं आपको बताऊं कि डिटेल में भाग संख्या है, क्रम संख्या है, विधानसभा का नाम है, विधानसभा संख्या है, ठीक है, और उनके माँ या बाप का डिटेल है, नाम है, ये चीजें चाहिए। और जो सबसे कठिन कार्य है, कठिन इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि वो बाहर से शादी करके आए हैं, दूसरे राज्य के हैं या दूर से हैं, तो उन्हें वो डॉक्यूमेंट मंगाने में कठिनाई हो रही है। और खास करके कठिनाई उनको हो रही है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके घर में लोग जागरूक नहीं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। और दूसरी जो दिक्कत है, टाइमिंग बहुत कम है जी। टाइमिंग को लेकर भी बीएलओ परेशान है कि उनके पास टाइम नहीं है और प्रेशर अधिक है। इसको कोई माने या न माने, प्रेशर है या किसी तरह का नैरेटिव नहीं है। ठीक है। और न जो एजिटेशन हो रहा है अलग अलग जिलों में, वो किसी के कहने पर नहीं हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी सरकार के होते हैं, सरकार की ही जय बोलते हैं। ये सरासर गलत है। बीजेपी के जो वक्ता बोल रहे हैं कि उनको भड़काया जा रहा है, ये एक वाहियात बातें हैं, इसका कोई ग्राउंड नहीं है। वो प्रेशर में है और वो प्रेशर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर भारती, आप जुड़े रहे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील मलिक जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मलिक जी, केसी जैन साहब ने कहा कि एक बीएलओ पर 300 परिवार, 1500 लोग, लगभग 300 परिवार पढ़ रहे हैं। अगर महीने में 10 प्रतिदिन 10 परिवार अगर एक बीएलओ अगर कवर करता है तो आराम से वो महीने में अपना जो टारगेट है वो पूरा कर सकता है। क्या लगता है आपको, बहुत ज्यादा दबाव है या इस तरीके के काम पहले नहीं हुए हैं? और सबसे बड़ी बात जो प्रोफेसर भारती जी ने कहा है, उसको जोड़ते हुए आपकी प्रतिक्रिया। पहले तो मेरा नाम सुनील कौशिक है, सुनील मलिक नहीं है, उसमें थोड़ा सुधार कीजिएगा। माफ कीजिएगा कौशिक साहब जी जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, कब प्रेशर नहीं रहता जी। चुनाव कराते समय प्रेशर नहीं होता। चुनाव के समय पे कितना प्रेशर होता है हम सब लोगों ने आंखों से देखा है। बेहोश होते हुए हमने लोगों को देखा है जी, अधिकारियों को बेहोश होते हुए देखा है। प्रेशर तो होता है ना, प्रेशर क्यों नहीं होगा? बिना प्रेशर के कौन सा काम चलता है? बिना प्रेशर के तो बच्चा भी घर में नहीं पढ़ता। बिल्कुल। तो प्रेशर तो होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? और लापरवाह लोगों के लिए, लापरवाह लोगों को प्रेशर लगता है जी। आप देखिए, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग भाग रहे हैं, मुट्ठी भर लोग भाग रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं? जिन्होंने काम किया ही नहीं, काम करना ही नहीं चाहते। आप देखिए 2003 से 2025 में, जैसे जन साहब ने कहा 300 परिवार, मैं 300 परिवार भी नहीं मानता। 2003 और 2025 में आप देखेंगे तो लगभग मान लीजिए 50% से ज्यादा छटनी कर दीजिए आप। और गांव में जब ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, ग्राम प्रधानों को पता चल गया कि एक ही लिस्ट बननी है जी, लिस्टों की जगह। तो जो ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं वो भी सक्रिय हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी सक्रिय हैं, बीडीसी मेंबर भी सक्रिय हैं, इनके बूथ लेवल के एजेंट भी सक्रिय हैं, सब पता है। और जो बीएलओ बनाया है वो पाकिस्तान से थोड़ी आया है, बिल्कुल वहीं का रहने वाला है, सब जानता है वो, उसको सब पता है एक एक चीज, कि किस कहां से कौन व्यक्ति आया है, कितने साल बाद आया है, सब पता है उसको जी, क्योंकि वो सुबह से शाम तक उन्हीं के बीच रहता है। तो ये केवल कहना, मैं इसको नहीं मानता कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। 30 दिन का समय, 30 दिन के बाद 2 महीने का फिर समय दे रही है बिल्कुल चुनाव, और 2 महीने बाद फरवरी में जाके लिस्ट जारी होगी फाइनल।
जो भी बीएलओ रिपोर्ट भेज देंगे वो अंतिम नहीं है, उसके बाद 30 दिन का समय, फिर 30 दिन का समय। तो कहां प्रेशर आ गया? बीएलए और लोग काम करेंगे, बीएलए से कुछ चीजें गलती हो गई, राजनीति से प्रेरित तो कुछ नाम काट दिए, कुछ नाम जोड़ दिए, तो है ना हमारे पास समय। और कब बीएलओ ने नहीं किया ऐसा? मुझे नहीं लगता यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे होंगे। 2003 में मैंने देखा है ना उत्तर प्रदेश में एसआईआर कार्यक्रम, लिस्ट उठा के देख लीजिए, 7 लोगों ने आत्महत्या उस समय की थी। 3 जगह बड़े आंदोलन हुए, धरने पर लोग बैठ गए। क्या हुआ? एसआईआर कार्यक्रम रुक गया क्या? चुनाव के समय पे भी यही होता है जी। नेताओं की लिस्ट लेके आएंगे, नेताओं के सिफारिश पत्र लेकर के आएंगे, तमाम बीमारियों के सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, मेरे घर में शादी उसके फर्जी कार्ड छपवा लेंगे। ये सब देखा है, ऐसा नहीं है। फर्जी कार्ड छपते हुए भी हमने देखा है कि हमारे घर में शादी, हमारे चुनाव आयोग में चुनाव के समय ड्यूटी न लगाई जाए। ये वो लापरवाह लोग हैं जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, व्यवस्था हो। देखो समाजवादी पार्टी चला रही है, 44 नेताओं की नियुक्ति कर दी उन्होंने जी, एक नेता को 2-2 जिले सौंप दिए। अरे आप क्यों नहीं कर सकते? करिए। और कहीं खामियां आपको दिख रही हैं, यही हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। बीएलओ खराब कर रहा है कि सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हम लोग नजर रखेंगे। लेकिन ये मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई प्रेशर बीएलओ पे नहीं है, केवल लापरवाह और निकम्मे लोग हैं जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने 30 साल से जमीनी स्तर से देखी है, पत्रकारिता की है। बिल्कुल ऐसे नकारे लोग तो हमने आंखों से देखे हैं जो काम नहीं करना चाहते। और वो सब डिपार्टमेंट में, मैं एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा। हम लोगों के पैर पकड़ेंगे, विधायक के पैर पकड़ेंगे, वहां पढ़े वहां नहीं मिलेगा तो फर्जी डॉक्टर से जाकर रिपोर्ट बनवाएंगे, वहां भी नहीं होगा तो फर्जी कार्ड छपवाएंगे। मतलब ये सब करेंगे वो। तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि पहली बार दिख रही है। यदि एसआईआर कार्यक्रम 2003 में हुआ, तमाम उस समय की रिपोर्ट, उस समय भी यही हुआ, चुनाव के समय भी यही होता है। तो उन नकारा लोगों के चक्कर में एसआईआर कार्यक्रम थोड़ी रुक जाएगा कि वो नकारा लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड क्या होता है? आप लड़ना चाहते हैं सिस्टम से, सुसाइड करेंगे आप? हाँ ठीक है, आप पे काम का लोड है। आप बिल्कुल कौशिक सर, आप पे काम का लोड है तो आप रिजाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि काम हम नहीं कर पाएंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन सुसाइड करना ये कोई हल नहीं है। फिलहाल कौशिक साहब माफी के साथ एक बहुत छोटे ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसआईआर पर कब थमेगी रार, और सीधा चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसमें एक अपना सवाल जोड़ते हुए आपके पास एक बार फिर से आते हैं। कौशिक साहब, न सिर्फ लेखपाल, तमाम विभागों के इस एसआईआर की प्रक्रिया में जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। राजनीति की अगर बात करें, एसआईआर के नाम पर पहले ये कहा गया कि लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इससे जोड़ते हुए उसके बाद अब इसको जानलेवा करार दिया जा रहा है। बीएलओ या जो इसमें लगे कर्मचारियों को के पीछे से अब इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक आवाजें उठती नजर आ रही। इस पे सर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, राजनीतिक बातें तो होंगी जी। मुलायम सिंह जी की सरकार थी 2003 में, सपा चुप थी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी जी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो सपा आरोप लगा रही है। देखिए, चलेगा सब जी। ये ऐसा नहीं है, जो विपक्ष में होगा वो मुद्दा बनाएगा उसको। और मैं देखिए, हम लोग तो ये सब देखते हैं, कर्मचारियों से भी विपक्ष के नेता बात करते हैं बैठ बिल्कुल के, इस मुद्दे को राजनीतिकरण कैसे दिया जाए, कैसे बनाया जाए, पीछे के पर्दे से सब चलती हैं, सब देखते हैं। मैं कोई चीज नहीं देख पा रहा, बस इतना देख पा रहा हूं कि वहां भाजपा है, यहाँ सपा विपक्ष में, और वहां सपा पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी। बस इतना है। यही आरोप भारतीय जनता पार्टी के भी हुआ करते थे 2003 में जब एसआईआर कार्यक्रम हुआ। ठीक है, वो सिर्फ मुझे केवल समझ में आ रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष का रोल नहीं, वो पार्टियों का व्यवस्था समझ में आ रही है, कौन सत्ता पक्ष में।
दूसरा सबसे आप देखेंगे कि जब कोई कह रहा है कि गलत हो रहा है, कोई कह रहा है सही है रहा है, तो हम और आप, हमारी और आपकी भी नहीं मानी जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल। दूसरे को माननीय उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा कौन सही है, कौन गलत है। बिल्कुल। और आप देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय की आज की टिप्पणी आप देखिए, उन्होंने कहा बिहार में तो हमें ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, और 2 लोग भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, और हमने जो वॉलंटियर्स भेजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप देखिए बिहार में वॉलंटियर्स भी भेजे गए, उनको एक व्यक्ति नहीं मिला करके शिकायत करने के लिए। तो ये देखना पड़ेगा कि कम से कम 65 लाख वोट वहां कम हुए बिहार में, 65 या 100 लोग तो कम से कम आने चाहिए। अब 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग होंगे, वो तो व्यवस्था हमेशा होती रही है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है, जहां करोड़ों वोटर्स हों, वहां 2-4, 5-10, 100-200 वोट का तो होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं नहीं मानता इसको। लेकिन फिर भी यदि बीएलए जिम्मेदार मानता हूं, जो पार्टियों के प्रतिनिधि के रूप में बूथ लेवल पर तैनात हैं, या तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे। आप देखिए कि गांव का प्रधान 200 किलोमीटर दूर या तो कहीं वोटर्स रह रहा है, तो वो गाड़ी की व्यवस्था करता है भेजने की। हाँ, बिल्कुल। वो 200 किलोमीटर से आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ला करके वोटर लिस्ट में जुड़वाता है, और उसको किराए की व्यवस्था करके चुनाव के टाइम पे बुलवाता है। तो और वो मैं देख रहा हूं इस समय, वो लोग वह भी कर रहे हैं। अब मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, आप समझिए 10 लोगों के फोन आ गए जी, 10 लोगों के फोन आ गए अलग अलग पार्टियों के। तो मैं मानता हूं कि सजगता है, मतलब एक पार्टी का नहीं, 10 लोगों के फोन आ गए, विभिन्न पार्टियों के हैं वो। तो ऐसी व्यवस्था, जागरूकता, आरोप लगाइए, लेकिन मैं जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो लोग इससे भाग रहे हैं, मैं उनको नकारा मानता हूं। सिस्टम से हमेशा लड़ा जाता है, आत्महत्या नहीं की जाती है। आत्महत्या करने वाले को मैं नकारा ही मानता हूं जी। आप सिस्टम से लड़ते समय आपको लग रहा है कोई सुनने वाला नहीं है, तो ठीक है, लगता है। लेकिन अब शादी हो रही है, शादी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसके लिए सुसाइड हो जाएगा क्या? ये सब मुझे लगता है कि राजनीतिक कारण नहीं हो सकते। ईमानदारी से जो लोग काम नहीं करना चाहते, काम से भाग रहे हैं, आप देखिए जैसे जन साहब ने कहा अभी कोरोना वाला मामला बताया, डॉक्टर्स भी खड़े हो जाते, फिर बिल्कुल वहां तो जान जा रही थी, वहां तो जा रही थी, यहां जा सकती है, दोनों में अंतर है। तो निश्चित तौर से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कुछ है उसमें हम चीजें ढूंढे। गलतियां तो मिलेंगी, गलतियां ढूंढिए आप, लेकिन पहले से ही आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि गलतियां होंगी, नाम कटेंगे, ये होगा, तो मैं इसको नहीं मानता। ठीक है। अब कौशिक साहब आप जुड़े रहे हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि साहब, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल। रवि साहब, 2003 में भी एसआईआर हुआ। अभी राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा एसआईआर जानलेवा। ये पहली बार ये एसआईआर जानलेवा हुआ है रवि साहब, या इससे पहले भी जो हुआ था वो भी जानलेवा था? दूसरी चीज, एसआईआर जो है प्रक्रिया बिहार में हुई और बिहार में हो रही थी, उस दौरान बहुत सारे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन ईमानदारी से प्रक्रिया हुई। बताया गया 65 लाख, किसी ने कहा 56 लाख के वोट कटिंग हुए। 65 लोग, 56 लोग भी कोर्ट नहीं गए या वो सामने नहीं आए। अब जबकि 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है, अभी भी इस पर लगातार रार हो रही है। कहीं अगर कोई दुर्घटना हो जा रही है या काम के दबाव में ही अगर हम मान लेते हैं कहीं अगर मौत हो जा रही है, तो उस पर अब राजनीति शुरू हो जा रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मनोज जी, बड़ी गंभीरता से मैं ये कहना चाहूंगा जी कि 2003 में जो एसआईआर हुआ था, क्या उसमें यही समय का मापदंड था? पहली बात जी। और अगर बता दें, डॉक्टर कौशिक साहब बैठे हैं, अगर ऐसा ही है तो जब मेरा ज्ञान वर्धन हो जाएगा। मेरी शायद जानकारी 7-8 महीने लगे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी। दूसरी बात, बिहार में आपने कहा कि 69 लाख वोट काटे गए, उसमें 24 लाख। मैं नहीं कह रहा हूं काटे गए, ये दावा किया गया कि इतने वोट काटे गए। अगर काटे गए तो वो लोग सामने नहीं आए, ये चुनाव आयोग ने भी कहा है। मैं चुनाव आयोग का डेटा करें, 69 लाख कौशिक सर जी। रवि प्रताप जी बात रखें। वोट काटे गए थे जी, और उसमें 24 लाख जोड़े भी गए थे, जिसमें 3,26,000 तो बाद में बताए गए कि ये कैसे जुड़ गए, जब हमने प्रश्न किया। और जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में बीएलओ, अरे महाराज, सेना में जंग में सेनाएं भी भागते रहे और लड़ाई में राजा भी भागते रहे। मेरे पास ये फार्म है, देखिए, मेरा नाम रवि प्रताप सिंह है और मेरे गांव में 5 लोग रवि प्रताप सिंह के नाम से हैं, 4 लोग रवि प्रताप सिंह के नाम से, एक रवि प्रताप गुप्ता। इस फार्म में पहली बार मैं कौशिक साहब से पूछना चाहता हूं कि पिता का नाम नहीं है, पिता का नाम नहीं है। अब ये बताएं कि बीएलओ में जब इसका फोटो रीडेबल नहीं है,
पिता का नाम नहीं है, उम्र का अंदाजा नहीं लगा, कोई बता नहीं पा रहा है कि ये 22 साल वाला रवि प्रताप है या ये 60 साल वाला है, और नाम में कोई रवि प्रताप सिंह नहीं है, सिर्फ रवि प्रताप या रवि लिखा है। अब वो बीएलओ बेचारा टीचर है, बाहर से आया या लेखपाल है, हमारे गांव में 252 फार्म अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया। वो मेरे साथ बैठ करके चाय पिया, मैं इसको लेकर के कल एसडीएम महोदय के पास गया कि आप ये बताएं कि अगर इसमें पिता का नाम होता तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता कि ये किसका है। अगर वो व्यक्ति यहाँ नहीं है तो परिवार के लोग फोन करके पूछते कि ईपिक नंबर से मिला लीजिए। एक व्यक्ति इसमें दुबई में है, एक व्यक्ति अरुणाचल में टीचर है, और एक व्यक्ति मेरे ख्याल से कहीं अहमदाबाद में। मैं तीनों लोगों के घर गया, उन्होंने बोला ये फोटो मेरा नहीं है, मैं ईपिक नंबर से जब आइडेंटिफाई करूंगा तो बताऊंगा कि हमारा है कि नहीं है। मैंने अपना फॉर्म भर दिया, ये मेरे पिताजी और मेरे माताजी को लोग दे के गए, 2 फार्म मेरे हाथ में है। अब इन व्यक्तियों का जब तक इनके घर वाले नहीं पता करें ईपिक नंबर से, ये बेचारे कैसे होंगे रवि के नाम, जबकि 5 लोग हैं। अब ये बताएं, मौलिक प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने पिता का नाम कैसे छोड़ दिया, और अगर किसी की शादी हुई है 2003 के बाद तो वो दूसरे अगर डिस्ट्रिक्ट से है तो उसके पिता का ईपिक नंबर, उसकी माता का नंबर कौन से बूथ पे, वो भी इसी बीएलओ से पूछा जा रहा है। वो बार बार बता रही है, कम से कम ये मान के चलिए कि कितनी शादियां हुई 2003 के बाद, मेरी पत्नी का नाम आ गया था। और सबसे मौलिक बात ये कह रहा हूं कि अभी 2 महीना पहले जो लोकल बॉडी के चुनाव में यूपी में नाम जोड़े जा रहे थे, उसमें मेरे पुत्र पुत्री, मेरे भाई के पुत्र पुत्री का नाम केवल आधार और फोटो से जोड़ दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, केवल आधार और फोटो। क्यों नहीं आपने उनसे हाई स्कूल का मार्कशीट मांगा, नागरिकता के प्रमाण पत्र के लिए उनका निवास प्रमाण पत्र मांगा, कुछ तो मांगा होता आपने। आपने सिर्फ उनको अगर आधार से जोड़ दिया। आज आप कहते हैं कि आधार 12वां है, और संविधान की आर्टिकल 327 कहती है कि हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर्ड करती है कि चुनाव आयोग चुनाव कैसे कराएगा, और दस्तावेज को तय करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। ये चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो राकेश पांडे जी कहते हैं कि दिल्ली में घूमने के कारण मैं आज नहीं आ सकता, वीडियो से जुड़ जाऊंगा, 4 तारीख को बाहर हो जाऊंगा। अरे जब चुनाव इस एसआईआर की संवैधानिकता पे प्रश्न उठ रहा है तो महाराज रोज सुनिए, कम से कम आप क्यों क्रिएट मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस डोमेन पे आने दीजिए, को निर्णय दे पाए। और आप जहां मौलिक इतने डेटा आप दे रहे हैं, पिता का नाम छोड़ दे रहे हैं, आप बताइए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल, कहां पिता का नाम छोड़ा जाता है? यहां तो जान के छोड़ा, पीएलओ का नाम और नंबर आपने टाइप कर दिया और व्यक्ति के पिता का नाम छोड़ दिया। जन्म तिथि होता या पिता का नाम होता तो गांव का कोई बताता फला का लड़का है। अब ना बीएलओ ढूंढ पा रहा है, मैं स्वयं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। इसका जवाब जरा दे दें आप। मैं दे रहा हूं सिंह जी जी। 2003 में जो एसआईआर कार्यक्रम हुआ, वो किसकी सरकार ने नियम बनाया? किसकी सरकार के रहते हुए पिता का नाम छूटा? उन पर सवाल खड़े नहीं करेंगे आप। 2003 में पिता का नाम छूटा था? मेरा ज्ञान वर्धन कर दें आप। 2023, अरे आप क्यों मदद कर रहे हैं? उनको पूछिए ना, गांधी परिवार को जाकर, सोनिया गांधी जी को बिना नागरिकता मिले हुए। अब सुन ली, ठीक है। डॉक्टर सुनील को लौटते हैं अपनी खास चर्चा में। आप डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप जवाब दे रहे थे रवि प्रताप सिंह जी के सवालों का। आप कौशिक सर आप जवाब दे दीजिए। सादर श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, और पत्रकारिता की जब हमारी शुरुआत थी तो निश्चित तौर से उनकी इस समय राजनीति बड़े उफान पे थी, तो पहले तो उनको सादर श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। जी सिंह साहब ने जो कहा, पहले कहा कि कितने महीने लगे थे एसआईआर कार्यक्रम में, 5 महीने लगे थे। लेकिन 2003 और 2005 का चुनाव 8 चरणों में हुआ था सिंह साहब। बिहार का अभी 2 चरणों में हुआ है। फर्क देखिए ना। अब आप कह रहे हैं कि हम 2003 में ले जाकर के रख दे। साहब 5 महीने 2003 में दिए तो अब भी 5 महीने हो जाएं। जहां 8 चरणों में चुनाव हुआ हो, आज 2 चरणों में चुनाव करके एक भी रीपोलिंग नहीं हुई, एक भी व्यक्ति नहीं मरा, बिल्कुल, और एक भी राजनीतिक बीएल कार्यकर्ता ने, बूथ लेवल के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज नहीं की कि यहां ये बवाल हुआ है। तो ये सब चीजें हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जाएंगे हम। तब बीएलओ के पास, आंगनबाड़ी के पास मोबाइल नहीं होते थे, पहले कंप्यूटर सेंटर होते थे, और जाकर के प्रपत्र ले जाकर के 10 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी, वो भरते थे, चेक करते थे, अपडेट करते थे। अब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, टैब है, सब चीजें प्रक्रिया दे रखी हैं। तो हम इस प्रक्रिया में सिंह साहब नहीं जाएंगे कि पहले कितना समय लगा जी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यदि एसआईआर कार्यक्रम में त्रुटियां रह जाती हैं, काम पूरा नहीं हो पाता है, तो चुनाव आयोग को समय बढ़ाना चाहिए। इस पक्ष में मैं हूं
जी। मैं भी नहीं चाहता कि कुछ चीजें कमियां रह जाएं। 20 साल बाद तो हो रहा है, 25 साल बाद, अब फिर उसमें कुछ कमियां रह जाएं, जैसे सिंह साहब ने बताई अपनी। सिंह साहब, आपने भी देखा होगा कि, और हमने देखा है रिपोर्टिंग करते समय, कि किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बन जाए ना, तो जीवित साबित करने के लिए 20 साल लग जाते हैं उसको। कोर्ट में जाएगा, अधिकारियों के पास जाएगा कि मैं जिंदा हूं, तब भी लोग नहीं सुनते। तो ये खामियां है सिस्टम में, इससे हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि साहब ये हो रहा है तो हम ये नहीं करेंगे। आज की स्थिति में भी डिजिटल का है, 22 साल बाद व्यक्ति अपने आप को जिंदा साबित कर पाया, ये हम देख रहे हैं आजकल। इतना एडवांस हो जाने के बावजूद भी वो सब जगह कह रहा है कि मैं जिंदा हूं। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीजें हो सकती हैं, मैंने पहले भी कहा, कुछ खामियां होंगी, लेकिन उन खामियों के चक्कर में हम लोग भाग नहीं सकते। निश्चित रूप से हम सब लोगों की डॉक्टर सुनील कौशिक जी ऊपर उठ के, जी ठीक है, रवि प्रताप सिंह ऊपर उठ के सहयोग करना पड़ेगा। पार्टी कांग्रेस शिकायत कर रही है, किसी जमाने में ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। तो मैं ये नहीं मानता कि केवल वो बदला है, केवल ये बदला है कि आप विपक्ष में सत्ता पक्ष में इतना है। विपक्ष को हमेशा शिकायतें रहती हैं। जी, कोई भी विपक्ष में वो शिकायत तो रहती है। रवि प्रताप सिंह जी, मुझे लगता है कि अब कौशिक सर ने आपको आपकी बातों का जवाब दे दिया है, लेकिन मेरा एक सवाल, उसके बाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो त्रुटियां आपने बताई, तमाम इस प्रकार की त्रुटियां होती हैं। महिला के वोटर लिस्ट में पुरुष की फोटो, नाम जो है वो कुछ का कुछ होता है, ये तमाम त्रुटियां होती हैं। वो त्रुटियां इस प्रक्रिया में जाकर वो त्रुटियां ठीक होती हैं, और अगर पिछली बार रह गई हैं तो निश्चित रूप से सवाल उस पर उठते हैं कि कैसे रह गई। कम से कम इस बार ना रह जाएं, काम का दबाव निश्चित रूप से है, इस बार त्रुटियां ना रह जाएं, समय जो है कम है, ये तो सवाल हो सकता है, लेकिन एसआईआर जानलेवा है। रवि प्रताप सिंह जी, ये कहना कितना ठीक? देखिए, डॉक्टर सुनील कौशिक जी बड़े विद्वान पत्रकार है, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति जी इनका जी। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में छूट गए थे ना, हमसे गलती हो गई सुनील जी, तो आखिर आप सुधारेंगे ना भाई 2022-23 साल बाद, वही प्रक्रिया तो हो रही है। ठीक होगा। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप हमारी गलतियों को ना सुधारें, नहीं, अगर हमने छोड़ा और आपने भी नाम छोड़ दिया और उस बेचारे बीएलओ के पास किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ गई कि वो किसको दे, और शादी ब्याह जो चल रहा है लोग लेके रख दे रहे हैं, क्योंकि जब तक पूछेंगे ना अपने ससुराल से, वो बहू पूछेगी नहीं अपने पिता। मैं बहुत ईमानदारी से विश्वास के साथ कह दूं, आपका बीएलओ जानता है कौन सा किसका परिवार दुबई में है, नहीं किसका परिवार दुबई में है, किसका परिवार चाइना में है, और कौन भारत में रह रहा है। नहीं, देखिए, जानता है, ईमानदारी मेरा जुड़ेगा, मैं जानता हूं, लेकिन वो जिन लोगों का मेरे ही घर में आ गया है 4 लोगों का, मैं उनके घर तक गया कि आप ले लीजिए, उन लोगों ने पिक नंबर नोट कर लिया कि हम पूछेंगे अपने बेटे से, फिर बता पाएंगे। तो निश्चित रूप से कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हुई है। आज के आईटी के जमाने में जब हमारे उसी निर्वाचन सूची में पिता का नाम है तो देने में ऐतराज किया था, और आसान हो जाता उस बेचारे बीएलओ के लिए, और आपने इतनी जल्दी कर दी। आज मैं उस बीएलओ के घर गया था, जो बेचारी वो शिक्षिका अपने जिसका तबीयत खराब हुआ, उसके पिताजी कह रहे थे कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, और जैसे कॉन्फ्रेंसिंग शाम को 6 बजे खत्म हुई, उससे तत्काल उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और वो बोलना चलना बंद कर दी, बस्ती तक जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। अब हम उनके घर तक गए थे, ये सही है, वो अब अंत में ये झूठ क्यों, हमारा संविधान में कहता है कि मरते वक्त आदमी सच बोलता है, और लोग अपना सुसाइड नोट भी लिख के जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ यूपी में तो कम से कम 2027 में चुनाव है, 2000 जहां निश्चित रूप से जिन प्रदेशों में चुनाव है जल्दी, आप उसमें मैंडेटरी करिए 2-3 महीने में। लेकिन रवि प्रताप जी ऐसी घटनाओं में अब कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाना नहीं चाहिए, लेकिन तत्काल पहुंच रहे हैं और अब स्थितियों को भांपते हुए तत्काल पहुंच रहे हैं इस समय। अब जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, आपका पूरा प्रतिनिधि मंडल अजय राय के नेतृत्व में पहुंचा, परिवारजनों को सांत्वना दी, निश्चित रूप से देनी चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें मैं राजनीति नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन ये समय जो है वो इस तरीके के सवालों को जन्म देता है। मनोज भाई, राजनीति तो लोगों के दिलों से जुड़ के ही की जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो शामिल लोग ठीक कह रहे जाता है, ठीक कह रहे हैं रवि, क्या करेंगे। और दूसरी बात मनोज भाई, एक बात कह दूं, कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बताइए कि हम सारे लोग मिल करके सवाल उठाते हैं एक संस्था पे, जो कि स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जवाब कौन दे रहा है? भाजपा वाले दे रहे हैं। माफी के साथ रवि प्रताप जी, माफी के साथ, समस्याओं पर सवाल निश्चित रूप से उठना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी प्रक्रिया को जानलेवा कह देना, मेरा सवाल इस पर है। अब हम रुख करेंगे प्रोफेसर एचडी भारती जी के पास। एचडी भारती जी,
मेरा इसी सवाल के साथ आपके पास आना हो रहा है। अभी इसके बाद केसी जैन साहब के पास जाएंगे। क्या समस्याएं ठीक है, समय बढ़ाना मांग करना चाहिए, समस्याएं हैं उसको लेकर सवाल निश्चित रूप से उठना चाहिए, लेकिन किसी व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर देना क्या कितना ठीक है ये? और ऐसी संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना जो कोई इस सरकार में काम नहीं कर रहे, पिछली सरकारों में भी काम करती रही हैं। देखिए मानस जी, प्रश्न चिन्ह उठाना स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि पिछले 6 महीने से जो चुनाव आयोग का रोल है वो पूरा देश देखा और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग की आलोचना के बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों हमलावर हो जाती है, क्यों डिफेंड करती है? ये समस्या तो आम आदमी की है ना, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को भी सबका साथ देना चाहिए जी। कि हाँ, यहाँ आम आदमी के लिए दिक्कतें हो रही हैं और इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही विपक्ष जो है प्रश्न उठा रहा है। अब मैं आता हूँ कुछ समस्याओं पे जी। एक तो देखिए कि 2 सेट में गणना प्रपत्र बीएलओ को दिए गए हैं। हर गांव में बीएलओ केवल एक प्रपत्र ही आम जनता के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये कहा गया कि आपको रिसीविंग देगा जी। ठीक है, अब गणना प्रपत्र हमने भर के उसको दे दिया, कोई रिसीविंग नहीं है, कोई 2 सेट की बात नहीं है, हमने दे दिया। अगर 4 तारीख के बाद लिस्ट जारी होती है, उसमें हमारा नाम छूटता है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? क्या चुनाव आयोग ने बीएलओ से कोई बांड भरवाया? कोई जिम्मेदारी तय होगी किसी की कि इनका नाम क्यों छूटा? क्योंकि कल तो वो कह देगा कि इन्होंने दिया ही नहीं। जी प्रोफेसर भारती, इसी के लिए इस प्रक्रिया के बाद जब लिस्ट जारी होगी कि आपका नाम छूटा, क्यों छूटा, और उसके लिए लंबा समय दिया गया है। अगर छूटा है तो वो जुड़ जाएगा, नया जुड़ना है वो जुड़ जाएगा, उसके लिए भी लंबा समय दिया गया है। नहीं जी, समय दिया ना, इसी को बढ़ा दिए ना। लंबा समय का मतलब क्या हुआ? आप ग्राउंड लेवल पर बात करिए, हवा में बातें नहीं। जैसे कौशिक साहब बात कर रहे हैं, वो बार बार जो रट रहे थे कि सभी नकारे हैं, प्राथमिक विद्यालय के टीचर नकारे हैं, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं, लेखपाल है, ये सभी नकारे नहीं है। आप नहीं बोला मैंने, करके बात करिए, गलत बात नहीं। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। कुछ नाकारा अगर हैं, उन्होंने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्तिगत लेखपाल, कानून गो या आशा बहु, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। थोड़ी बोल देंगे, गलत थोड़ी बोल देंगे। सुना तो मैं सम्मान से सुनना हूँ, आप गलत आरोप लगाइए मेरे पीछे। सुनिए जी, सुना, गलत थोड़ी सुनूंगा मैं बैठने के लिए, मैं गलत थोड़ी सुनूंगा प्रोफेसर साहब। नहीं, अरे आपने गलत जवाब दिया, की बात का आप अपनी बात को सही मुझे कह रहे हैं। हम ठीक है प्रोफेसर भारती, केसी, अब समय आगे इजाजत नहीं देता, केसी जैन जी के पास जाएंगे। केसी जैन जी, क्या लगता है कि इस तरीके की समस्याएं तो है, निश्चित रूप से वर्कलोड भी है, इससे कोई नकार नहीं सकता है, और कहीं ना कहीं जैसा कि रवि प्रताप जी ने कहा है कि इस तरीके की अगर त्रुटियां हैं, ऐसे में बीएलओ को या किसी भी कर्मचारी को दिक्कतें हो सकती हैं, तो समय बढ़ाने की बात तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे राजनीति क्या नैरेटिव सेट आपको लगता है, या वास्तविक में ये धरातल में है ये समस्याएं, इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए मानस जी, समस्या ये है, सबसे बड़ी सिर्फ एक समस्या है। समस्या वो है कि बिहार में SIR, इनको ये लगता है कि SIR की वजह से ये बिहार का चुनाव हारे, इनको ये लगता है। इसलिए इनको चिंता इस बात से आ रही है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे लिंगाराम किया जाए। और एक चीज है, अभी भारती जी ने एक बात कही कि भाई एक विद्यालय की क्या, अगर बता रहे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि पिछली बार 8 महीने लगा था, 7 महीने लगा था, तो क्या 8 महीने विद्यालय बंद रहेंगे क्या? पहली बात तो उन्हीं का सवाल, उन्हीं का जवाब है। दूसरी बात ये है कि बार बार अभी एक बात कह रहे, अरे 20 साल में बहुत प्रगति की है देश ने, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, समय की बचत हो रही है, तमाम चीजें ऐसी है, तो ये कह देना कि सिर्फ समय उतना ही चाहिए, ये मुझे नहीं लगता है कि सबको कहना चाहिए कि भागना किसी चीज का समाधान नहीं है। सुसाइड करना बिल्कुल नकारापन है। कितनी बड़ी समस्या हो, लड़ना चाहिए, हर कोई ये बात कहता है। हमारी शिक्षा प्रणाली भी इस
सिखाती है, संघर्ष करने को शिक्षा देती है। और आप नौकरी कर रहे हैं, आपको 10 घर के सर्वे एक दिन में करना है, बीएलओ फॉर्म। और ये भी बात जो है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं बाराबंकी, और वहां पर भी मैं गया हूँ, कई राउंड गया हूँ, और वहां पर 2 प्रतियों में पहुंच रहे, कहीं पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। इसमें टाइम बढ़ाना और सुधार का टाइम, दोनों चीजें अलग अलग है। टाइम बढ़ेगा तब भी सुधार के लिए टाइम देना चाहिए। और मैं आज पब्लिक की तरफ से बात कह रहा हूँ कि सुधार के लिए टाइम होना अलग बात है, कि भाई लिस्ट में नाम है नहीं है, वो तो आप बाद में, उसके लिए तो तुम्हें चाहिए, बढ़ाने की काम मांग कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन उस टाइम को इसमें एडजस्ट कर ले, उसके बाद टाइम ना दे, ये कौन सी मांग हो सकती है भाई समाजवादी पार्टी की, कि बाद में टाइम मत दीजिए, इसी टाइम बढ़ा दीजिए। और देखिए, हर चीज के लिए एक टाइम है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और लोग मोबाइल में भी खींच रहे हैं इसके प्रति, वो प्रतिदिन आधे लोग मोबाइल में खींच रहे हैं। आजकल हर जगह पे लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, स्मार्ट युग का जमाना है सब जगह पर। हम लोग ऑनलाइन डिबेट कर रहे हैं, पहले हम लोग पहुंचा करते थे स्टूडियो में, और बड़ी सी छतरी ला करके यहाँ पे कभी कभी डिबेट हुआ करती थी, घर में आकर के भी। आज हम लोग ऑनलाइन बैठे, सारी चीजें, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उन चीजों का लाभ लेना चाहिए, ना कि पीछे की युग में जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। माफी के साथ केसी जैन साहब, अब समय आगे इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। रवि प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार बुंदेला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर HD भारती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और केसी जैन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना समय देने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया SIR की देश में चल रही, देश के 12 राज्यों में चल रही है, और ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं उस मतदाता पुनर्निरीक्षण जो है, उस लिस्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये राष्ट्र का जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो इसमें इस तरीके की जो बातें हैं, नकारात्मक बातों पर चर्चा ना करके, अगर देश हित में कुछ काम हो रहा है तो उसका विरोध करने के बजाय, कमियां निश्चित रूप से हैं तो उसको सामने लाना चाहिए। जमीनी हकीकत जो है उसको, उस पर चर्चा करनी चाहिए। हालात अगर चिंताजनक हैं तो उस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, समस्याओं को निस्तारण होना चाहिए शासन और प्रशासनिक दोनों स्तर पर। लेकिन किसी प्रक्रिया को ही सवाल के घेरे में खड़ा करना निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए राजनीतिक दलों को भी और तमाम ऐसी संस्थाओं को भी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।